जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम चार दोस्तों को देखते हैं। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनके समूह में 3 लड़के और एक लड़की थे। माइक नाम के लड़कों में से एक। वे आपस में बात कर रहे थे कि हैलोवीन आ रहा है तो क्यों न हम दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करें। माइक कहता है कि हमेशा की तरह मैं जेकब को धमकाऊंगा। मैं उसे प्रताड़ित करूंगा। दरअसल जेकब एक मासूम लड़का था। माइक हर साल उसे चिढ़ाता था। यह योजना सुनकर उनकी महिला मित्र ने उन्हें मना कर दिया कि आप दूसरों को इस तरह चिढ़ाएं नहीं। याकूब का क्या कसूर है, तुम लोग उसे हर साल चिढ़ाते हो। माइक कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपका है। हम हर साल उसे चिढ़ाते हैं और अब हमें इसकी आदत हो गई है। आप नहीं जानते, उसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। वह लड़की अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी मना करती है जो उस ग्रुप में मौजूद था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वह वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त ने खाना खा लिया है। फिर वे बिल का भुगतान करने के लिए प्रबंधक के पास जाते हैं। मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रहा है, हैलोवीन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बुरी तरह से प्रताड़ित करेंगे, हम खूब मजे करेंगे। प्रबंधक भी अपनी रुचि दिखाता है। वह कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसे कैसे प्रताड़ित करेंगे। माइक मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये मेरा और मेरे दोस्त का प्लान है। वह प्रबंधक उससे अनुरोध करता है। अंत में माइक याकूब को यातना देने के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि याकूब कौन था। वह एक मानसिक लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। वह अधिक नहीं सोच सकता था। उसे कैंडी खाना बहुत पसंद है। उन्हें कॉर्न कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है। वह उस कैंडी को कद्दू की टोकरी में अपने पास रखता था। वह एक उत्सव में जाता है। मूल रूप से वह वहां एक कार्यकर्ता के रूप में था, इसलिए त्योहार का मालिक उसे अपनी पूरी मेहनत से मुश्किल से काम करने के लिए कहता है। तो याद रहे, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जो हमारे अपमान का कारण बने। तब वह मालिक कहता है कि शो शुरू होने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए। लेकिन जैसे ही जेकब बाहर आया, माइक और उसके दोस्त उसके सामने खड़े थे। वे उसे चिढ़ाने लगते हैं, परंतु याकूब यह सब सहकर चिढ़ गया। वह अपने बचाव में माइक को धक्का देता है ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन माइक आक्रामक हो जाता है। वह उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उसके दोस्त भी उसकी पिटाई कर रहे थे। इससे जेकब की वहीं मौत हो जाती है। माइक की महिला मित्र भी यह सब होते देख रही थी, क्योंकि वो वहां चुपके से खड़ी थी, लेकिन घबराई हुई थी कि वे किसी की जान कैसे ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब माइक और उसके दोस्त घर जाते हैं, उन्हें इस बात का मलाल नहीं था कि उन्होंने किसी की जान ले ली, क्योंकि वे कहते हैं कि याकूब की गलती थी। हम हर साल उसे प्रताड़ित करते हैं और वह हमारा अत्याचार सहता है, लेकिन इस साल खुद को बचाने के लिए उसने मुझे धक्का दे दिया, तो क्या मैं नाराज नहीं हो सकता। यानी वे बहुत क्रूर थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र जेकब के लिए बुरा महसूस कर रही थी। जब पर्व का स्वामी देखता है कि याकूब को किसी ने मार डाला है, वह आक्रामक हो जाता है कि कोई मेरे कार्यकर्ता को कैसे मार सकता है। वह नेक दिल के इंसान थे। वह याकूब के शरीर को उठाता है और उसे अंदर ले जाता है। वह अपने चेहरे पर नकाब लगाता है। इसके बाद वह एक अनुष्ठान करता है। इससे जेकब के शरीर में किसी की आत्मा आ जाती है। अब घायल याकूब पुनर्जीवित हो गया, उनसे उसकी हत्या का बदला लेने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र शहर के शेरिफ के पास जाती है। वह उसे सब कुछ बताती है कि याकूब को किसने मारा और कैसे उन्होंने उसे मार डाला। यह सुनकर शेरिफ कहते हैं, ठीक है, मैं इसे नोट करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन जब शेरिफ को यह पता चलता है उनका बेटा भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं शेरिफ हूं और मेरा बेटा यह कैसे कर सकता है। वह सीधे उस त्योहार के मालिक के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि याकूब कहाँ है, उसे क्या हो गया है। उस मालिक का कहना है कि उन्होंने गलत समझा कि वह मर चुका है। वह घायल हो गया था और मैंने उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया है। यह सच था। हम उस मालिक की इस कार्रवाई के बाद याकूब की मौत की गिनती नहीं कर सकते। शेरिफ जेकब के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वह लौट आता है। तभी हमें माइक की महिला मित्र दिखाई देती है। उसकी सहेली उससे मिलने आती है। वह उसे बताता है कि शेरिफ ने एक जांच की है। उसे पता चलता है कि याकूब अभी भी जीवित है। यह सुनकर वह शांत हो जाती है कि भगवान का शुक्र है कि वह जीवित है। फिर हम उस प्रबंधक को देखते हैं जिसने माइक के साथ याकूब को मार डाला। वह किसी को बता रहा था कि मेरी हैलोवीन कितनी अच्छी है। मुझे पहली बार बहुत मजा आया।
इसके बाद वह वॉशरूम जाते हैं और वहां कद्दू की टोकरी थी। उस टोकरी में मक्के की कैंडी थी, वह इसे खाने वाला था। इसी बीच जेकब वहां पहुंच जाता है। जेकब ने उसका पेट फाड़ते हुए उसे बुरी तरह मार डाला। इसका मतलब है कि उसने अपने एक हत्यारे से बदला ले लिया है। शेरिफ भी वहां पहुंचता है और जांच शुरू करता है। कैंडी कॉर्न हर जगह फैला हुआ था। जब शेरिफ ने जांच की तो उसे पता चला जेकब को प्रताड़ित करने वाले समूह में वह मैनेजर भी शामिल था। उसे शक होता है कि यह याकूब ने किया था। याकूब ने उसे मार डाला था। वहीं माइक की महिला मित्र भी थी और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ आई थी। शेरिफ भी सब कुछ बताता है। वे सब कुछ बताते हैं माइक और उसके दोस्तों के लिए एंजी। माइक कहता है कि यह संभव नहीं है कि जेकब किसी की हत्या करे। उसकी कोई हिम्मत नहीं है। अगर वह हिम्मत करता तो खुद को बचा सकता था, और शायद मैनेजर के किसी दुश्मन ने उसे मार डाला। यह आवश्यक नहीं है कि वह याकूब ही था। वे सभी उनकी इस बात से सहमत हैं कि शायद ये सिर्फ उनका विचार था। लेकिन जैसे ही वे माइक के दोस्त के घर से निकलते हैं, उन्हें अजीब हरकतें महसूस होती हैं। जब वह आगे बढ़ता है तो उसे वह कद्दू की टोकरी भी दिखाई देती है। वह हैरान हो जाता है कि यह यहाँ कैसे आ गया। इसी बीच इस झटके में जेकब उस पर हमला कर देता है। वह उसे दीवार से लगा देता है और अपनी रीढ़ की हड्डी को अपने हाथ से खींचता है। इससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को जेकब के बारे में संदेह था कि ये हत्याएं जेकब द्वारा की गई हैं। वह फिर उस उत्सव के स्वामी के पास जाता है। वह मालिक कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि वह घायल हो गया था और मैंने उसे आराम के लिए घर भेज दिया है। वे बात कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस अफसर आता है। वह शेरिफ को बताता है कि माइक का एक और दोस्त मारा गया है। जब शेरिफ वहां जाता है तो उसे वहां मकई की कैंडी भी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच हो गया था। वह याकूब के घर जाता है, परंतु वह वहां याकूब को नहीं मिला। जब वह अपने बिस्तर के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सी लाश मिलती है। वह एक पुराना शव था। वह याकूब की मां की लाश थी, लेकिन अन्य हत्याओं से इस शव का कोई सरोकार नहीं था। शेरिफ खुद जेकब की तलाश में जाता है। वह अपने बेटे माइक को घर पर रहने के लिए कहता है और बाहर मत आओ क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ पूरे शहर के त्योहारों, कार्निवाल और कार्यक्रमों को रोकता है। उन्होंने सभी से अपने घरों में रहने को कहा। यह सुनकर सभी नाराज हो जाते हैं। त्योहार के मालिक का स्टाफ भी उसके साथ आक्रामक हो जाता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यह आपकी वजह से हो रहा है, हम कैसे कमाएंगे। तब बिशप नाम का एक आदमी उस त्योहार के मालिक से मिलता है। वह कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक बा, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम पर विश्वास करूंगा। वह मालिक कहता है हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे औसत लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है। माइक जैसे अमीर लोग हमें प्रताड़ित करते थे। उन्हें इसकी आदत है, दूसरों को चिढ़ाना और उन्हें चोट पहुंचाना। दरअसल माइक और उसके दोस्तों ने जेकब को मार डाला। मैं केवल उसे पुनर्जीवित करता हूँ ताकि वह अपनी हत्या का बदला ले सके। तो आप ही बताओ क्या यह गलत है। इस बात का खुलासा मालिक के स्टाफ मेंबर्स के सामने भी होता है। वे उस मालिक का समर्थन करने के लिए सहमत हैं, क्योंकि वह सच बोल रहा था। हमें उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने होंगे जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। तभी हम देखते हैं कि माइक की महिला मित्र और उसकी सहेली एक जगह पर थी। वह लड़की कुछ देर के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है वह उस लड़के का शव देखती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इस बीच जेकब उसका पीछा करता है। वह उसकी जीभ बाहर निकालता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है। उस समय शेरिफ भी उस जगह पहुंच जाता है जहां वह महिला और उसकी सहेली थी, यह जांचने के लिए कि क्या वे ठीक हैं। जब वह अंदर जाता है तो वहां उनके शवों को देखता है। वह पूरी बात समझता है। वह अपने बेटे माइक को बुलाता है। वह कहता है कि तुम्हारे सभी दोस्त मारे गए हैं, इसलिए तू घर से बाहर न आना, आपके घर में रहना, क्योंकि अब याकूब तुझे मार डालेगा। लेकिन माइक आक्रामक हो जाता है। वह अपने घर से निकलकर उस कार्निवाल की जगह पर जाता है ताकि वह मालिक से पूछ सके कि दिक्कत क्या है। लेकिन तभी उस मालिक का एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब शेरिफ घर पहुंचता है और वह अपने बेटे की तलाश करता है लेकिन वह वहां नहीं मिला। वह वहां उस त्योहार के मालिक को देखता है। वह उस पर बंदूक तानता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन मुर्गी बिशप उसकी पीठ से आता है और उस पर हमला करते हुए उसे बेहोश कर देता है। फिर आगे बढ़ते हुए उस मालिक ने चाकू से अपना सिर अपने शरीर से अलग कर लिया। इसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि माइक जब आंख खोलता है तो देखता है कि वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं है। वह मजबूर है। तभी उसे दूर से शेरिफ की कार आती दिखाई देती है। अपने पिता की कार देखकर वह खुश हो जाता है,
कि मेरे पिता मुझे बचाने आते हैं। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। उनके पिता उस कार में नहीं थे। उसका सिर कार पर था। सिर काट दिया। माइक अपने पिता का सिर देखकर रोने लगता है। वह जानता था कि उसे भी मार दिया जाएगा क्योंकि उसके पिता नहीं हैं। सब मारे गए, कोई नहीं बचा। तब याकूब उसके सामने आता है। उसे प्रताड़ित करने के बाद वह उसे मार डालेगा। वह अपने हाथों को अपने शरीर से अलग करता है। फिर वह एक एक करके अपने दांत निकालता है। इस तरह वह उसे प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर देता है। दृश्य बदल जाता है और हम उस उत्सव के स्वामी को देखते हैं। वह दूसरे शहर में अपना त्योहार कर रहा था। वहां वह एक लड़की को हार देता है जिसे माइक के दांतों ने बनाया था। वह उसे याकूब के बारे में बता रहा था। वह लड़की कहती है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ कि वह कैसे पुनर्जीवित होता है और कैसे वह दूसरों को मारता है। तो वह मालिक उससे कहता है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के दूसरे की जान ले लेते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए याकूब को पुनर्जीवित किया गया। फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर में बैठा था उस मुखौटा को पहनते समय, और वह अपनी मनपसंद